सोचिए EPS 95 की पेंशन जो सालों से बस 1,000 रुपये पर अटकी है, वो रातों रात सीधे 10,000 रुपये हो जाए, पूरे 10 गुना का ऐतिहासिक उछाल। और उसी वक्त 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सैलरी रिवीजन का एक ऐसा महाबदलाव आए जो देश के खजाने पर 8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बोझ डाल दे। जयमिंड, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। आज की यह चर्चा सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था के उस हिस्से से जुड़ी है जो हर महीने सैलरी क्रेडिट होने का इंतजार करता है, चाहे बात प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की हो जिन्हें EPS 95 के तहत नाम मात्र की पेंशन मिलती है, या फिर हमारे सरकारी महकमों में काम करने वाले कर्मचारियों की जिनकी नजरें 8th पे कमीशन पर टिकी हैं। बिल्कुल जी। आज हम पेंशन, बेसिक पे, DA और अलाउंस में होने वाले संभावित बदलावों के पीछे का जो पूरा गणित है ना, उसे डिकोड करने वाले हैं। और ये डिकोड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, जब 8 लाख करोड़ रुपए के खर्चे की बात आती है ना, या न्यूनतम पेंशन में 10 गुना बढ़ोतरी की मांग उठती है, तो मतलब ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट का मामला नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। ये देश की GDP, महंगाई की दर और बाजार में जो मनी सप्लाई है उसको पूरी तरह से बदलने वाला एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। सही कहा आपने। तो शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जिसने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की और रिटायर्ड लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। EPS 95 पेंशन। फिलहाल इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1,000 रुपए है। सच कहा जाए तो आज की इस भीषण महंगाई में 1,000 रुपए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। जी बिल्कुल। मतलब इतने पैसों में तो एक गैस सिलेंडर भी मुश्किल से आता है। मेडिकल के खर्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, ये जो 1,000 रुपए की लिमिट है ना, ये 2014 में सेट की गई थी। अच्छा, 2014 में? जी। और अगर 2014 से आज तक की महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट को देखा जाए तो ये राशि अपनी परचेजिंग पावर बहुत पहले खो चुकी है। बिल्कुल खो चुकी है। EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो 1995 में शुरू हुई थी, उसका मूल ढांचा ही कुछ इस तरह बना था कि इसमें पेंशन का कैलकुलेशन बहुत पुरानी सैलरी लिमिट पर होता है। अच्छा। यही वजह है कि तमाम कर्मचारी संगठनों की तरफ से एक बहुत पुरानी और मजबूत मांग चल रही थी कि भाई इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। जी। अब जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें 7,500 रुपए की मांग पीछे छूटती नजर आ रही है और बात सीधे 10,000 रुपए की पक्की पेंशन देने पर आ गई है। 10,000 रुपए। अब यहीं पर ना मुझे एक बड़ा लॉजिकल गैप नजर आता है। मतलब 1,000 रुपए से सीधे 10,000 रुपए, ये पूरे 10 गुना का जंप है। बिल्कुल 10 गुना है। क्या सरकार के पास कोई खजाना गड़ा है? एक तरफ तो सरकार 1,000 रुपए देने में भी संघर्ष कर रही है और अचानक से 10,000 रुपए की बात होने लगी। हाँ, मुझे तो ये व्यवहारिक कम और एक ख्याली पुलाव ज्यादा लगता है। देखिए, अगर हम इसे सिर्फ सरकारी खजाने के बजटरी लिमिट्स के नजरिए से देखेंगे तो ये वाकई असंभव लगता है। लेकिन अगर हम Tier 2 या Tier 3 शहरों में एक बुजुर्ग दंपत्ति के सर्वाइवल का गणित लगाएं ना, तो ये 10,000 रुपए कोई लग्जरी की डिमांड नहीं है। सर्वाइवल का गणित मतलब जरा इसे नंबर्स में समझाइए, क्योंकि हवा में बात करने से तो कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, मैं नंबर्स में ही बताती हूँ। देखिए, जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र पार कर लेता है तो मेडिकल खर्च सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। ये तो है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। बिना किसी प्रीमियम इंश्योरेंस के सिर्फ रेगुलर BP, शुगर या जोड़ों के दर्द की दवाइयों का खर्च ही महीने का 3 से 4,000 रुपए तक पहुंच जाता है। बाप रे, सिर्फ दवाइयाँ? जी, सिर्फ दवाइयाँ। इसके अलावा बिजली पानी का बिल और केवल 2 वक्त के सादे भोजन का खर्च जोड़ें तो 10,000 रुपए बेर मिनिमम है। सही बात है। और उम्र के उस पड़ाव पर जहां शरीर काम नहीं करता और प्राइवेट सेक्टर से रेगुलर इनकम बंद हो चुकी है, वहां ये पेंशन ही इकलौता सहारा है। हमारे फौजी भाई जो रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके लिए भी उम्र के इस पड़ाव पर EPS 95 एक बड़ा सहारा होता है। जी बिल्कुल। इसलिए
10,000 रुपए की मांग हवा में तीर नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर एक्रॉयड के उस न्यूनतम जीवन यापन के फॉर्मूले के काफी करीब है, जिसे सरकार भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मापने के लिए इस्तेमाल करती है। डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला। जी, ये दिलचस्प है। मतलब 10,000 का आंकड़ा किसी ने ऐसी मन से नहीं गढ़ा है, बल्कि ये एक साइंटिफिक न्यूट्रिशन और सर्वाइवल कैलकुलेशन पर आधारित है। बिल्कुल साइंटिफिक है। लेकिन सर्वाइवल के लिए किसी चीज का जरूरी होना और सरकार के पास उस चीज को देने के लिए पैसा होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं ना। हाँ, ये तो है। EPS 95 के मौजूदा ढांचे में सरकार अपनी तरफ से सिर्फ 1.16% का योगदान देती है। बाकी पैसा तो एम्प्लॉयर के 8.33% वाले हिस्से से आता है। जी बिल्कुल। तो अगर 10,000 रुपए देने पड़े तो क्या सरकार अपना हिस्सा बढ़ाएगी? इसी सवाल के जवाब में ना पूरा आर्थिक पेच फंसा हुआ है। अच्छा। अगर हम EPS 95 के रिफॉर्म्स को आइसोलेटेड इवेंट की तरह देखेंगे तो इसका जवाब ढूंढना मुश्किल होगा। तो फिर इसे कैसे देखना चाहिए? इसे हमें उस दूसरे बड़े आर्थिक तूफान के साथ जोड़कर देखना होगा जो देश में आने वाला है, और वो है 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसी ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इसी 8th पे कमीशन की गहराई में उतरते हैं। वेतन आयोग हर 10 साल में आता है, ये हम सब जानते हैं। जी। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तो उस हिसाब से 2026 में 8वें वेतन आयोग का आना तय माना जा रहा है। बिल्कुल तय है। और जो शुरुआती अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक सरकारी खजाने पर इसका बोझ करीब 8 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। 8 लाख करोड़ रुपए? ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा है। इसे अगर ब्रेकडाउन किया जाए ना तो इसमें से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का सीधा भार केंद्र सरकार के बजट पर आएगा। हाँ, और बाकी का? और बाकी का 4 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि जब केंद्र में सैलरी रिवीजन होता है तो राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का दबाव आ जाता है। 8 लाख करोड़ रुपए, अगर इसे विजुअलाइज करना हो तो ये रकम कितनी बड़ी है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत का जो पूरा सालाना रक्षा बजट है ना, वो भी लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास होता है। जी, लगभग इतना ही है। यानी पूरी सेना, नेवी और एयरफोर्स वो चलाने में जितना पैसा लगता है उससे भी बड़ा अमाउंट सिर्फ सैलरी और पेंशन बढ़ाने में खर्च होने वाला है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। और इसी विशालकाय अमाउंट की वजह से कई अर्थशास्त्री ये सवाल उठाते हैं कि क्या देश की अर्थव्यवस्था इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त कर पाएगी? यही सवाल मेरा भी है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार को 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देने के लिए बजट से पैसा निकालना भारी पड़ रहा है, और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग का ये 8 लाख करोड़ रुपए का महाप्रहार। हाँ, वो तो है। अगर खजाने पर इतना बड़ा बोझ आने वाला है तो सरकार इन दोनों मोर्चों को एक साथ कैसे संभालेगी? ऐसा तो नहीं कि एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे वर्ग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यहीं पर सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट काम आता है। अच्छा। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ बही खाते के प्रॉफिट और लॉस पर नहीं चल सकती। सही कहा। देश में लगभग 50 लाख केंद्र कर्मचारी और करीब 70 लाख सरकारी पेंशनर्स हैं, जिसमें हमारे लाखों फौजी भाई भी शामिल हैं। जी बिल्कुल। जब 8वें वेतन आयोग का फायदा इन करोड़ों लोगों को मिलेगा तो इनकी क्रय शक्ति और जीवन स्तर में एक बड़ा उछाल आएगा। लेकिन अगर उसी वक्त देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया तो समाज में एक बहुत बड़ी आर्थिक खाई पैदा हो जाएगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। बिल्कुल। यानी अगर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने के लिए नई और बड़ी सैलरी मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन को 10,000 रुपए करके उन्हें भी एक कुशन देना ही पड़ेगा। एकदम सही समझे आप। वरना प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड लोगों के लिए उस महंगाई में सरवाइव करना तो नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। और ये केवल नैतिकता का सवाल नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के सर्वाइवल का सवाल है। वो कैसे? अगर प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों लोगों के पास बुढ़ापे में खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो बाजार में कंजम्पशन कैसे होगी? कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। हाँ, खपत नहीं होगी तो उत्पादन गिरेगा और फिर अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ चली जाएगी। इसलिए दोनों सेक्टर्स के बीच ये संतुलन बनाना कोई एहसान नहीं बल्कि एक मैक्रो इकोनॉमिक मजबूरी है।
ये एक बहुत ही पावरफुल लॉजिक है। चलिए अब इस 8वें वेतन आयोग के उस मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार हर सरकारी कर्मचारी कर रहा है, फिटमेंट फैक्टर। जी, मुझे याद है 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब चर्चा यह है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने इसे 3.83 करने की मांग रखी है। 3.83 की मांग है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट कीजिए कि ये NCJCM क्या है और ये फिटमेंट फैक्टर असल में काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक जादुई नंबर समझते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है ना, ये भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत का एक आधिकारिक और सबसे बड़ा फोरम है। ओके। जब भी भत्ते या बेसिक पे में कोई बड़ा बदलाव होना होता है तो यही संस्था कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ गया। अब आते हैं फिटमेंट फैक्टर पर। सरल भाषा में समझें तो ये कन्वर्जन रेट या मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर। हाँ, पिछले 10 सालों में जो महंगाई बढ़ी है और कर्मचारियों को जो DA यानी महंगाई भत्ता मिला है, उन सब को मिलाकर बेसिक पे में मर्ज करने का एक फॉर्मूला होता है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 मान लिया जाता है तो इसके पीछे का गणित क्या होगा? गणित बहुत सीधा है। अगर वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है तो उसे 3.83 से गुणा किया जाएगा। तो 18,000 को 3.83 से गुणा करें तो ये करीब 68,940 रुपए आता है। यानी इसे राउंड फिगर में देखें तो नई न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए हो जाएगी। 18,000 से सीधे 69,000। अब यहाँ रुकिए, 18,000 की सैलरी सीधे 69,000 हो जाना, ये तो किसी भी मिडिल क्लास परिवार के लिए एकदम लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। लेकिन जब ऐसे बड़े नंबर सामने आते हैं ना, चाहे वो 69,000 की सैलरी हो या 8 लाख करोड़ का ओवरऑल खर्चा, तो आम जनता के बीच एक डर फैल जाता है। कैसा डर? लोग कहते हैं कि यार सरकार का खजाना खाली हो जाएगा और इसका खामियाजा आम आदमी को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन अर्थव्यवस्था इस तरह से काम नहीं करती। तो कैसे काम करती है? यहाँ पर मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगा और आप बताइएगा कि क्या ये सही एनालॉजी है। हाँ, बताइए। 8 लाख करोड़ का ये खर्चा, ऐसा नहीं कि पैसा किसी ब्लैक होल में गायब हो जाएगा या विदेश चला जाएगा। हाँ, इसे एक सूखे खेत की तरह देखिए। अगर किसी सूखे खेत में एकदम से बहुत सारा पानी डाल दिया जाए तो शुरुआत में लगता है कि यार पानी बर्बाद हो रहा है जी, लेकिन असल में वो पानी मिट्टी के अंदर जाता है, ओम जमीन को नम करता है और कुछ ही महीनों में वो एक हरी भरी फसल के रूप में बाहर आता है। क्या ये सही है? ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट या वेलोसिटी ऑफ मनी कहा जाता है। वेलोसिटी ऑफ मनी? हाँ, जब कोई बढ़ा हुआ पैसा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी की 10,000 रुपए की पेंशन हो या सरकारी कर्मचारी की 69,000 रुपए की बेसिक सैलरी, जब ये पैसा आम इंसान के हाथ में आता है ना, तो वो उसे तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। बिल्कुल नहीं रखता। एक आम भारतीय परिवार उस पैसे को बाजार में खर्च करता है। बिल्कुल, लोग अपने घरों का रिनोवेशन करवाएंगे, नई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ियां खरीदेंगे, फ्रिज और AC जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदेंगे। जो परिवार पहले बच्चों की शिक्षा पर 2,000 रुपए खर्च करता था, वो अब 5,000 रुपए खर्च करेगा। और जब बाजार में ये डिमांड अचानक से बढ़ेगी तो कंपनियों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। जब फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नई नौकरियां पैदा होंगी, प्राइवेट सेक्टर में बूम आएगा। और सबसे बड़ी बात, जब बाजार में खरीदारी बढ़ेगी तो हर चीज पर लगने वाला GST और कॉर्पोरेट टैक्स घूम फिर कर वापस सरकार के खजाने में ही आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया साइकिल है। बिल्कुल, यानी जो 8 लाख करोड़ रुपए हमें खर्च लग रहा था, वो असल में अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगा। जी, पूछिए। जब इतना सारा पैसा बाजार में एकदम से आएगा तो क्या इससे हाइपर इन्फ्लेशन या भयंकर महंगाई नहीं आ जाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि जो दूध आज 60 रुपए लीटर है वो सीधे 150 रुपए लीटर हो जाए? ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन देखिए, इन्फ्लेशन तब बेकाबू होता है जब सरकार बिना कोई वैल्यू क्रिएट किए हवा में नए नोट छापती है। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ सरकार अपना रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जी, और चूंकि भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी है, हम बढ़ी हुई डिमांड को सप्लाई से मैच कर सकते हैं। ओके। थोड़ी बहुत महंगाई आ सकती है, लेकिन उससे ज्यादा ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो उस महंगाई के असर को बैलेंस कर देगा। चलिए,
8वें वेतन आयोग और अर्थव्यवस्था का चक्र तो समझ आ गया। जी। लेकिन अब वापस उस सवाल पर लौटते हैं जिसने प्राइवेट कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। जी। EPS 95 की बात करते हैं। हाँ। अगर EPS 95 के तहत 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की पेंशन दी जाती है तो देखिए, इस दुनिया में कुछ भी फ्री तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। इस पैसे का कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या इस 10,000 रुपए को फंड करने के लिए सरकार कर्मचारियों के PF का योगदान बढ़ा देगी? क्या हमारी टेक होम सैलरी में कटौती होने वाली है? ये डर पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन EPFO के मैकेनिज्म को गहराई से देखने पर पता चलता है कि PF का योगदान बढ़ने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा क्यों? मतलब अगर सरकार को पेंशन देनी है तो वो पैसा कर्मचारी से क्यों नहीं वसूलेगी? इसे ऐसे समझिए, PF के वर्तमान स्ट्रक्चर में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान देता है और 12% एम्प्लॉयर देता है। जी। उसी एम्प्लॉयर के 12% में से 8.33% EPS पेंशन फंड में जाता है। राइट। अब अगर 10,000 रुपए की पेंशन देने के लिए सरकार कर्मचारी से ही कहे कि भाई वो 12% की जगह 15% या 18% PF कटवाए, तो EPFO को पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। अगर कर्मचारी की टेक होम सैलरी कट कर आधी हो जाए और उसे अपनी ही जेब से पूरा पैसा देकर पेंशन का इंतजाम करना पड़े, तो वो सरकारी स्कीम के सख्त नियमों में क्यों फंसेगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो खुद ही अपना पैसा किसी नेशनल पेंशन सिस्टम में डाल देगा या फिर किसी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP शुरू कर लेगा। वहां उसे अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। बिल्कुल। और नीतियां बनाने वाले इस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा। अगर उन्होंने PF का डिडक्शन बढ़ाया तो लोग इस सिस्टम से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगेंगे। लूप होल्स ढूंढेंगे। जी। इसीलिए इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि 10,000 रुपए की इस अतिरिक्त पेंशन का जो भी भारी भरकम बोझ होगा, उसे सरकार बजटरी सपोर्ट यानी बजट सहायता के जरिए ही उठाएगी। इस बजटरी सपोर्ट के मैकेनिज्म को थोड़ा और साफ कीजिए। क्या इसका मतलब है कि सरकार सीधे टैक्स पेयर के पैसे से इस पेंशन फंड को भरेगी? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार अभी भी EPS फंड में अपनी ओर से 1.16% का योगदान देती है। बजटरी सपोर्ट का मतलब है कि सरकार को अपने केंद्रीय बजट में हर साल एक अलग फंड एलोकेट करना होगा जो सीधे EPS के कॉर्पस में जाएगा। ओके। ये पैसा PF अकाउंट होल्डर की जेब से नहीं कटेगा, बल्कि सरकार अपने ओवरऑल रेवेन्यू से इसका इंतजाम करेगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, दुनिया के कई विकसित देशों में ओल्ड एज पेंशन का जो ढांचा है ना, वो इसी तरह टैक्स पेयर मनी से फंड किया जाता है ताकि कोई भी नागरिक बुढ़ापे में गरीबी रेखा के नीचे न चला जाए। अगर सच में ऐसा होता है, जहां बिना PF योगदान बढ़ाए केवल बजटरी सपोर्ट से 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी मिल जाती है, तो ये देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा ये। मतलब एक आम इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी EMI, बच्चों की स्कूल फीस और रोजमर्रा की महंगाई से लड़ने में निकाल देता है, उसके पास अपने बुढ़ापे के लिए करोड़ों का कॉर्पस बनाने का कोई चांस ही नहीं होता। जी बिल्कुल। और जब 58 या 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट करीब आता है ना, तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक लगता है। हाँ। रेगुलर सैलरी आनी बंद हो जाती है, शरीर साथ छोड़ने लगता है और मेडिकल बिल्स का पहाड़ सामने खड़ा हो जाता है। सही बात है। उस वक्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई ठोस साधन ना होना एक भयंकर मानसिक प्रताड़ना है। लेकिन अगर 10,000 रुपए की गारंटीकृत पेंशन हर महीने बैंक खाते में आने का भरोसा हो, तो वो कर्मचारी इस भयंकर चिंता से मुक्त हो सकता है। वो बिना डरे अपने परिवार की वर्तमान जरूरतों पर फोकस कर पाएगा। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये करोड़ों परिवारों को एक मेंटल रिलीफ देने वाला कदम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम इन सारे पहलुओं को 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर, 8 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर इफेक्ट और EPS 95 का 10,000 रुपए का संभावित उछाल, इन सबको एक साथ रख के देखते हैं ना, तो स्पष्ट होता है कि आने वाले 1-2 साल देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रीडिफाइन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, रीडिफाइन करेंगे। और ये रीडिफाइन होना जरूरी भी है।
हालांकि चर्चा के इस पड़ाव पर यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि अभी तक सरकार की तरफ से इन दोनों ही बड़े मुद्दों पर न तो 8वें वेतन आयोग की तारीख पर और न ही 10,000 रुपए की पेंशन पर कोई अंतिम मोहर या आधिकारिक घोषणा हुई है। जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से कर्मचारी संगठनों का दबाव बन रहा है और जिस तरह से इन्फ्लेशन डेटा इस बदलाव की मांग कर रहा है, उसका आधार बहुत ही ठोस और मजबूत है। बिल्कुल। जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किसी बदलाव की तरफ इशारा करने लगते हैं ना, तो नीतियों का उस दिशा में मुड़ना सिर्फ समय की बात रह जाती है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार यही है कि पेंशन, बेसिक पे, डीए और अलाउंस के मोर्चे पर जो सुगबुगाहट चल रही है, वह देश के नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। अब इस विषय को समेटते हुए हम श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छोड़ के जा रहे हैं। जी। जरा कल्पना कीजिए, अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में सैलरी और पेंशन का इतना बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव एक साथ हकीकत बन जाता है, तो अगले 10 सालों में एक आम भारतीय परिवार के निवेश करने और खर्च करने के तरीके में कितना बड़ा बदलाव आएगा। बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या सर्वाइवल की चिंता खत्म होने के बाद भारतीय परिवार ज्यादा जोखिम लेने, नए बिजनेस शुरू करने और शेयर बाजार में लंबी अवधि का निवेश करने की ओर बढ़ेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।